पुनः स्वागत करते हैं और बार बार स्वागत करते हैं। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में भिलाई में आए हुए सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया भिलाई के लोगों की, आपने ये इतना शानदार कार्यक्रम रखा है। मैं जिस रास्ते आ रहा था मैं देख रहा था कि इसके बैनर पोस्टर बाहर भी लगे हुए हैं और मुझे अफसोस है कि मैं चूंकि बहुत दूर से आ रहा था, रास्ता भी खराब, गला भी खराब, लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्रेम, अभी एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है जिसके लिए मैं दरअसल यहाँ आया था, उनको पहले ही मैंने हाँ बोल दिया था कि आपके यहाँ आऊँगा और वहाँ पहुँचना था मुझे 6-7 बजे और अभी मैं आपके बीच में हूँ। ये आपका प्रेम और स्नेह है जो मुझे यहाँ खींच ले आया। तो सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा और एक वादा करता हूं कि आज हम थोड़ा कम वक्त दे पा रहे हैं और मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऑर्गेनाइजेशन हो या ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक वादा आपको ये रहा कि आगे एक कार्यक्रम आपकी तरफ से रखा जाए जिसमें तसल्ली से हम अपनी बात करेंगे आप। और इस वादे के साथ मैं आपके सामने रूबरू हूं। केवल 1-2 बातें। आज 14 अप्रैल का दिन है और आज का दिन इस पूरे मुल्क के लिए और पूरे दुनिया में जहां भी इंसानियत की बात होगी, समानता और न्याय की बात होगी, मोहब्बत, भाईचारे, बहनचारे की बात होगी, उन सब लड़ाइयों के लिए, उन बातों के लिए जिन लोगों ने जमीन बनाई थी, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होगा और उनकी जयंती हम आज मना रहे हैं। और ये जयंती इसलिए मनाना बहुत जरूरी है क्योंकि भाई आजकल तो माहौल ऐसा है, ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती है जिनको किसी ने न देखा है, न सुना है, न जानते हैं, उनकी आस्था है, वो मानते हैं। हमने तो अपने पुरखों को लड़ते, संघर्ष करते और हमारे जैसे लोगों के लिए रास्ता बनाते देखा है, पढ़ा है, इसलिए हम और ज्यादा ताकत से उनकी जयंती मनाते हैं। बाकी लोगों को मिला होगा सम्मान उनके धर्म और मंदिर मस्जिद से, बाकी लोगों को मिला होगा बहुत अहमियत और दर्जा उनके अपने भगवानों से। इस मुल्क की 90% कमेरा लोगों को हक, अधिकार और सम्मान मिला तो वो भारत के संविधान से मिला है, इसलिए हम इस जयंती को बहुत शिद्दत से मनाते हैं। और भारत का संविधान आज खतरे में है। आज इस जयंती का जहां भी मैं गया, मैं आज सुबह मेरी हुई तो मैं दीक्षा भूमि नागपुर में था और वहां भी मैंने एक बात कही, वही आपके बीच में रख रहा हूं। पुरखे इतने लायक थे कि हम उनको याद करते हुए शान और गर्व महसूस करते हैं। वो उन्होंने इतना किया, कोई हालात उनके पक्ष में नहीं था। बाबा साहब को तो स्कूल से बाहर कर दिया, वो इतिहास आप सब जानते हैं, पढ़ने नहीं दिया, फिर भी मेहनत करके पढ़ाई की, विदेश से डिग्रियां हासिल की। आजकल लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक डिग्री दिखाते हैं वो भी झूठी निकल जाती है। और हम जिनको याद कर रहे हैं उन्होंने 18 डिग्रियां हासिल की। और जिस वक्त में भारत का संविधान लिखा जा रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा काबिल और हुनरमंद कोई डिग्री वाला और दूसरा नहीं था, इसलिए उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया।
और उतनी डिग्री हासिल करने के बाद भी जब वो लौटे थे तो रहने को घर नहीं मिल रहा था। लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई होगी तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में पिछले दिनों वहां गया था, उस जगह पर लोगों ने मुझे बुलाया था जब बड़ौदा महाराज के यहां बाबा साहब अपने फेलोशिप के एवज में नौकरी करने गए, तो वही वो जगह है जहां चपरासी फाइल फेंक कर देते थे, पीने का पानी नहीं देते थे। बाबा साहब ने यह सवाल किया कि भाई हम अपने हुनर के दम पर तुम्हारे अधिकारी बने। पलट कर यह जवाब आया कि हुनर से अधिकारी बन जाओगे लेकिन जाति तुम्हारी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। उस जगह से नौकरी छोड़कर वो जगह मैं वहां गया हूं, सयाजी बाग का, वडोदरा गुजरात, जिस जगह पर बैठकर बाबा साहब रोए थे और वहीं पर एक संकल्प लिया था, इसलिए उस जगह को संकल्प भूमि कहते हैं। वहां उन्होंने एक संकल्प लिया, और वो क्या संकल्प था कि जब तक इस मुल्क से मैं जातिवाद को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं अब बिना रुके बिना डरे ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, ताकि मेरे लोग इस तरह का अपमान अब दोबारा न सहें। और उन्होंने उस लड़ाई को अपने जीवन के आखिरी वक्त तक लगातार लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई की वजह से हम यहां खड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पास तो यह भी मौका था ना कि यह देश रहने लायक नहीं है, ये इज्जत नहीं करता हुनर की, और वहीं सयाजी बाग से वापस विदेश चले जाते, बड़ी नौकरी मिल जाती। वो नहीं गए, वो इसी देश में रह करके इस देश की सबसे गंभीर बीमारी का इलाज किया। और आज कुछ लोग देश में बैठकर इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और सर्टिफिकेट बांटते हैं। हमारे पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है, और आज उस देश को फिर से बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने जो बनाया उसे बचाने का संकल्प लेना ही आज बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ होगा। और वो उन लोगों से संकल्प लेना है हमें इस देश को बचाने का जो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। और मुझे पता चला कि ओबीसी समाज के लोग ज्यादा आए हुए हैं। एक समय ऐसा था सर कि लोग कहते थे कि जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा उस दिन देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। आज मैं 13 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर, और ये महीना देखिए, यह सप्ताह 11 अप्रैल फूले साहब की जयंती, 13 अप्रैल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल का स्मृति दिवस, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती। ये अपने आप एक रिश्ता बना है बहुजनों का, और हमें जोड़ करके हमारे नायकों ने कहा कि हम सब एक हैं। तो बीपी मंडल की जयंती में कल मैं चंद्रपुर में था, और वहां एक बात और कही कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज सोया ही था। हाँ, उसकी संख्या ज्यादा है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जितना उसे जाग जाना चाहिए था उतना नहीं जागा, ये शिकायत मैं भी करता हूं। लेकिन इतना भी नहीं सोया और इतना दंगाई नहीं बना है, वरना जिस दिन ओबीसी समाज अगर उन दंगाइयों के हाथ में चला जाए तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज अगर नहीं बर्बाद है ये देश, इसका मतलब इन सारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय के बहुसंख्यक लोग दंगाई नहीं है, वो बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार को जानते और मानते, और वो अब धीरे धीरे अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं कि फूले साहब हमारे थे, बाबा साहब हमारे थे, शाहू जी हमारे थे, और अब वो अपने बच्चों को बता रहे हैं वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हम मिल करके एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें बिरसा फूले अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत होगा। और इसलिए हमें मिलना है, केवल यही मेरी गुजारिश आज भिलाई के लोगों आपसे है कि ये जो मिला दिया था ना हमारे पुरखों ने, फूले साहब ने केवल ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ी, अंबेडकर साहब ने केवल दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, सबने सबकी लड़ाई लड़ी, इंसान की लड़ाई लड़ी। और उन्होंने अपनी जातियां अपने से नहीं बताई, उनको लोगों ने जाति के नाम पर अपमानित किया। और हमारा और आपका रिश्ता दर्द का रिश्ता है भाई। ओबीसी समाज का भी अपमान, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों के 2 घटनाएं बता रहा हूं। एक समय में जब बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई जाति से आते थे, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव।
अपमान करने वाले कौन थे बताइए? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये जलालत और ये अपमान किसने किया था? किसी मुसलमान या दलित ने किया था क्या? किसी ओबीसी ने किया था? पहचानिए वो लोग कौन थे जिन्होंने आरक्षण के नाम पर आपको गालियां दी, आपके पेशे के नाम पर गालियां दी। और आज उन्हीं में से कुछ लोग दोनों बाहें फैला करके कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना एक पिछड़ी मां का बेटा हूं, ओबीसी मां का बेटा हूं। अगर बाबा साहब न होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री न बन पाता। और जैसे ही बाबा साहब की मूर्ति से वापस घूमते हैं, तुरंत अपने लोगों को बोलते हैं जरा पता लगाओ कोई ऐसी चीज जो बाबा साहब की बनाई थी बच न गई हो, उसको भी बेच दूं, वरना बाबा साहब के सपनों का भारत न बन जाए। कर रहे हैं कि नहीं? वो सारा काम बाबा साहब के सपनों के भारत के खिलाफ कर रहे हैं। और मूर्ति पर माला तो वो भी आज पहना है। तस्वीर देखिए, ऐसे लोगों से सजग होने की जरूरत है। वो अपनी जाति को तब बताएंगे जब उन्हें वोट लेना होगा। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने 9 साल ओबीसी प्रधानमंत्री होते हुए एक बार भी मंडल कमीशन का नाम क्यों नहीं लिया? एक बार भी जाति जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं बोले? मंडल के विरोध में कमंडल लाने वाले लोग वोट चाहिए तो कहते हैं मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। सजग रहने की जरूरत है। कुछ लोग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटों पर चुन करके सांसद और विधायक बन गए, जब 2 अप्रैल को भारत बंद करना पड़ा तो वो कहां खड़े थे? जब 13 पॉइंट रोस्टर है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हमारे लोग 90 के बाद तो पहली बार प्रोफेसर बनना शुरू हुए और उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर ला करके प्रोफेसर बनने के दरवाजे बंद कर दिए थे। कितने सांसद विधायक सड़क पर उतर कर लड़ने आए? और आज जो केंद्र में सरकार है उसमें SC ST OBC विधायक अगर आधे भी बगावत कर दें तो आज ही वो सरकार गिर जाए। लेकिन वो क्या है ना कि बाबा साहब के एक वारिस हुए थे मान्यवर कांशीराम, उन्होंने अपने जीवन में केवल एक किताब लिखी है, उसका नाम बताइए? चमचा योग। समझदार को इशारा काफी। वोट लिया आपका और चमचे बन गए उनके। और इसलिए उन लोगों के साथ वो खड़े हैं जो बात संविधान की करते हैं और दिल में मनुस्मृति रखते हैं, जो हमारे बच्चों की शिक्षा को बेच रहे हैं और कह रहे हैं धर्म खतरे में है, जो हमारे लोगों की सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, कह रहे हैं मंदिर खतरे में है। वो हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए सारा माहौल बना चुके हैं और कहते हैं कि मुसलमानों से इस देश को खतरा है। बाबा साहब की जयंती मनाने वाले लोगों, हम और आप अब जागने का और संकल्प लेने का वक्त है। मैं ये आखिरी बात बोल करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। ये जयंतियां बहुत मनाई गई। एक बात और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले उनका एक धार्मिक त्योहार था, नाम नहीं ले रहा हूं, ये आपका बहुत वैचारिक मंच है, इस मंच को नाम लेकर किसी का हल्का क्यों करना? समझदार है, इशारा समझ जाएंगे। उनके धर्म वाले जुलूस निकले थे ना, उनमें तलवारें लहरा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, उनकी मस्जिद के सामने जाकर दंगा कर रहे थे, हत्या हुई। बिहार में बिहार शरीफ और नालंदा दोनों जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। वो देवी देवता के काम के लिए निकले थे और हत्या हो रही, और चंद लोग, हजारों लोग अपनी रैली जुलूस निकाल रहे हैं तो दंगा हो जा रहा। आज 14 अप्रैल को पूरे देश में लाखों लोग सड़कों पर रैली निकाले, एक चींटी भी अगर कहीं आहत हुई हो तो बताइए। ये फर्क है उनमें और हम में, क्योंकि जिनका नाम हम ले रहे हैं ना, फूले, अंबेडकर, पेरियार, मंडल और कांशीराम, इन लोगों ने हमारे हाथ में त्रिशूल तलवार के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं किया था, हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। और आज भलाई के लोगों, हमारे हाथ से वही कलम और किताब छीनी जा रही है और भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है। जाति जनगणना नहीं कराने का मकसद केवल यह है कि इस देश में पता ही न चले कि ओबीसी की आबादी कितनी है, इस देश को पता ही न चले कि कहीं 1-2% जिसकी आबादी है उन्होंने 90% प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का कब्जा तो नहीं कर रखा है। भेद कुल खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, और देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। ये कविता हमारे यहाँ लिखी गई।
अपने दोनों बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बचपन में चाय बेची थी रेलवे स्टेशन पर, बड़ा हुआ तो रेलवे स्टेशन ही बेच दिया। उसके बाद सरकारी कंपनी बेच दी, बैंक बेच दिया, सरकारी नौकरी बेच दी। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और साफ कह के जा रहा हूं, हमारे देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बेच दिया है। बस उसका असर अभी नहीं दिख रहा है, 5 साल 10 साल बाद दिखेगा। याद रखिएगा मेरी बात को। शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि जिसकी जेब में पैसा होगा उसी के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। पैदा होते ही नसीब लिख दिया, सब कुछ बेच दिया। और बेचते बेचते उसने भाषण दिया है, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा। और झोला लेके भी नहीं आया था। ठीक कह रहे हैं सर, हम तो ये भी पूछेंगे कि वो झोला तुमको किसने दिया, उस झोले में तुमने क्या क्या भर लिया है। उस झोले में उसने मनुस्मृति रखी थी, हमारा देश का संविधान झोले में भर लिया। और 2025 में वो जो नया संसद बना रहा है उसमें वो उसी झोले से निकालकर मनुस्मृति रख देंगे और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा बिक गई, हम नहीं कुछ कर पाए। लेटरल एंट्री में 350 से ज्यादा लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया है, उसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। और बाहें फैलाकर कहते हैं कि मैं OBC मां का बेटा हूं, मैंने दलित को राष्ट्रपति बना दिया। अरे भाई, सांसद, विधायक और ये हमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नहीं बनाना है। हमारे लोगों ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाना है, हमें वो चाहिए। सांसद, विधायक तो अपने आप लोग बन जाएंगे। और एक किस्सा सुना के जा रहा हूं, मैं सुबह से ये किस्सा सुना रहा हूं, मुझे लगता है बहुत जरूरी किस्सा है। मैं भी छोटा था, किस्सा तो मैं भी ऐसे ही सुना रहा हूं जैसे कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ऐसे ही सुनाऊंगा। बचपन से मैं चाय बेचा करता था, मैं बचपन से जो है भिलाई आना चाहता था। मैं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन किस्सा सच का ये है कि मैं अंगूर खरीदने गया तो मैंने सस्ते अंगूर खरीद कर पिताजी को कहा कि ये देखिए कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आया। उन्होंने कहा कि कैसे, तो मैंने कहा ये टूटे हुए अंगूर रखे थे 10 रुपए किलो में, मैं 1 किलो ले आया। तो पिताजी ने पूछा दूसरे अंगूर, मैंने कहा वो 20 रुपए किलो थे। पिताजी ने पूछा तो कुछ समझे, मैंने कहा नहीं। पिताजी ने कहा जो गुच्छे में है उसकी औकात ज्यादा है, जो टूटकर बिखर गया वो अने पौने दामों में ऐसे ही बेचा जाएगा। आइए इस मुल्क को बचाने के लिए बिरसा अम्बेडकर, पेरियार, मंडल और कांशीराम के भारत को बनाने के लिए संविधान विरोधी मनुस्मृति वालों को इस मुल्क से रुखसत कराकर सत्ता से अपने लोगों का हकूक न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो जाएं। हम अगर बिखरे रहे तो चंद फकत ही सही, हम अगर मिल जाएं तो बिफरा हुआ तूफान है। हम सबको एकजुट होना चाहिए। बाबा साहब आज होते तो ये बात कहते कि मेरी जयंती शान और शौकत से मनाओ, मुझे याद करो, जश्न मनाओ। उसके बाद जब घर जाना तो अगले दिन से निकल जाना इस देश के गांव गांव में कि मेरे सपनों का भारत बनाओ, तब जाकर के मेरी जयंती का मकसद होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत निकलना चाहूंगा, मगर आपसे गुजारिश करूंगा जो जहां बैठा है बैठे रहे ताकि ये कार्यक्रम चलता रहे। और आप सबसे माफी और इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपके कार्यक्रम में आराम से तसल्ली से आएंगे, बातचीत करेंगे। तब तक आप सबको अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी बधाई। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, उनगुलान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया।